जो हमारे पास अदर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो लोग नहीं करते हैं। और नव प्रवर्तन का कार्य जो होता है वो वास्तव में उद्यमी द्वारा संपन्न किया जाता है। उद्यमी जब कोई नई प्रक्रिया को अपने उत्पादन की प्रक्रिया में लगाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, नव प्रवर्तन कहते हैं। और नव प्रवर्तन का जो ये सिद्धांत है ये पूंजीवादी देशों के लिए अप्लाइड है और पूंजीवादी देशों में व्यापार चक्र का मुख्य कारण रहा है नव प्रवर्तन की क्रिया को एक्सेप्ट करना। तो ये जो नव प्रवर्तन है, जोसेफ शुम्पीटर ने नव प्रवर्तन के सिद्धांत को प्रतिपादन किया। जोसेफ शुम्पीटर के अनुसार नव प्रवर्तन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी देशों में व्यापार चक्र जैसी घटनाएं संपन्न हुई। तो इन्होंने नव प्रवर्तन का सिद्धांत रखा और नव प्रवर्तन के सिद्धांत के अनुसार व्यापार चक्र, अगर हम इनोवेशन की प्रक्रिया को कहीं अपनाते हैं तो इनोवेशन की प्रक्रिया को अपनाने के परिणाम स्वरूप हमको नव प्रवर्तन जैसी एक्टिविटी प्राप्त होती है। तो अब नव प्रवर्तन है क्या? सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से कौन सी एक्टिविटी नव प्रवर्तन के अंतर्गत स्वीकार की जाएगी और कौन सी एक्टिविटी नव प्रवर्तन के अंतर्गत स्वीकार नहीं की जाएगी। और हमने आपको बता दिया कि नव प्रवर्तन जो होता है वो वास्तव में आविष्कार नहीं होते हैं। ठीक है, नव प्रवर्तन कोई आविष्कार नहीं होता बल्कि नए टेक्नोलॉजी को हम लोग लगाते हैं। ठीक है, आविष्कार नहीं करते, कभी रिसर्च करके कोई नई चीज ला दे, नहीं, आविष्कार नहीं होते हैं बल्कि नव प्रवर्तन एक प्रकार का हमारा तकनीकी परिवर्तन है जिसको हम लोग इंस्टेंट एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई नई मशीन को हम लोग आविष्कार नहीं, ये जो आविष्कार वर्ड है मैंने जानबूझ के इसीलिए किया, आविष्कार ना होकर के नई यांत्रिक क्रिया को अपनाना, नई आंतरिक क्रिया को अपनाना। जब हम कोई चीज नई यांत्रिक क्रिया को, नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं तो वास्तव में वो नव प्रवर्तन कहलाएगा। किसी नवीन वस्तु का उत्पादन, अगर मान लीजिए कोई नई वस्तु है और नई वस्तु का अगर हम उत्पादन करते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा पेन लॉन्च कर दें, ठीक है, जो वास्तव में काफी अधिक कंफर्टेबल है, तो वास्तव में नई वस्तु का उत्पादन करना नव प्रवर्तन कहलाएगा। बिल्कुल नई वस्तु जिसका एक्सपीरियंस बाजार के लोगों को नहीं है, अगर उस प्रकार की कोई वस्तुओं को हम लोग उत्पादन कर देते हैं तो वो नव प्रवर्तन के अंतर्गत स्वीकार किया जाएगा। उत्पादन की किसी नवीन प्रविधि का विकास करना, कोई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना और नई तकनीक के माध्यम से वस्तुओं तथा सेवाओं का विकास करना वास्तव में उत्पादन में इनोवेशन की प्रक्रिया को माना जाएगा। वर्तमान वस्तुओं के लिए नए बाजार का विकास, अगर हम नया मार्केट ढूंढ लेते हैं और नया मार्केट ढूंढने के परिणाम स्वरूप अगर अर्थव्यवस्था में हमको नया मार्केट हमारे प्रोडक्ट के लिए मिल जाता है तो इसको आप नव प्रवर्तन की संज्ञा दोगे। मान लीजिए अभी हमारा प्रोडक्ट या पेन जो होता है वो हमारे इंडिया में सर्कुलेट होता है और हमने क्या किया कि आपने क्या कहते हैं, मान लीजिए नेपाल से हमने एग्रीमेंट किया कि हम आपकी कंट्री में कुछ प्रोडक्ट्स बेचेंगे, तो अगर वो एक्सेप्ट हो जाते हैं और उनको हमारा पेन पसंद आता है तो हम इसको नव प्रवर्तन की संज्ञा देंगे क्योंकि आपने एक नया बाजार सर्च कर लिया है, तो ये नया जो बाजार होगा ये नव प्रवर्तन की प्रक्रिया के अंतर्गत स्वीकार्य होगा। वर्तमान व्यवसायिक उपक्रम में कच्चे माल के नए स्रोत का विकल्प ढूंढना, आपने नए स्रोत का विकल्प ढूंढ लिया कि एक काम करते हैं, चलिए कच्चा जो रॉ मटेरियल है इसकी जगह आप इसको लगाते हैं, या अभी हम छत्तीसगढ़ से मान लीजिए कोई सामान मंगाते थे, कच्चा माल मंगाते थे, अब हम छत्तीसगढ़ की अपेक्षा मध्य प्रदेश से क्या करते हैं, मध्य प्रदेश से वो कच्चा माल मंगाने लगते हैं क्योंकि इन प्रदेशों में मिनरल्स ज्यादा होते हैं। तो हमारे पास छत्तीसगढ़ से हमने मिनरल्स न मंगा करके मध्य प्रदेश से या झारखंड से मंगाने लगे, तो ये वास्तव में कच्चे माल का अगर हम नया स्रोत का विकल्प ढूंढ लेते हैं तो ये भी नव प्रवर्तन की प्रक्रिया को माना जाएगा, नव प्रवर्तन की प्रक्रिया के अंतर्गत स्वीकार किया जाएगा। नए प्रकार के कच्चे माल का विकास, अगर मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल ऐसा है कि रॉ मटेरियल के अंतर्गत अभी मान लीजिए हम लोग प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, पेन जो बनते हैं प्लास्टिक का बनते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसा हमको भविष्य में आ जाता कि प्लास्टिक की जगह
अन्य कोई धातु या अन्य कोई पदार्थ है उसका प्रयोग करने लगे और प्लास्टिक के प्रयोग को बंद कर देते हैं, तो ये भी इनोवेशन की प्रक्रिया को हम एक्सेप्ट करते हैं कि आपने वास्तव में कच्चे माल की जगह इसका प्रयोग जो कर रहे थे, अब उसके प्रयोग की जगह दूसरी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। तो यदि कच्चे माल को हम लोग विकास कर लें या कच्चे माल को सब्स्टिट्यूट कर लें, तो ये भी आपका इनोवेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत स्वीकार किया जाएगा। व्यवसायिक संगठनों के रूपों का विकास, अगर हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कुछ परिवर्तन कर देते हैं, हमारा बोर्ड ऑफ मेंबर्स चेंज हो जाते हैं, हमारा जो प्रोसेस होता है कोई प्रोडक्ट, नवीन प्रोडक्ट एक्सेप्ट करने का, उस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, नया स्वीकार कर लेते हैं, तो इसे भी हम लोग नव प्रवर्तन की संज्ञा दे सकते हैं। और व्यवसायिक प्रबंधन में नवीन प्रविधियों अर्थात नई टेक्नोलॉजी, और आप याद रखिएगा नई टेक्नोलॉजी को सदैव संगठक न लगा करके उद्यमी नव प्रवर्तन का कार्य करता है, क्योंकि उद्यमी ही होता है जो नव प्रवर्तन के परिणाम को स्वीकार करता है। तो शुम्पीटर नव प्रवर्तन एवं आविष्कार में भेद करते हैं, मौलिक भेद करते हैं। शुम्पीटर कहते हैं कि नव प्रवर्तन एक अलग एक्टिविटी है और रिसर्च एक अलग एक्टिविटी है। कभी भी नव प्रवर्तन आविष्कार नव प्रवर्तन का पार्ट हो सकता है, लेकिन नव प्रवर्तन कभी भी आविष्कार नहीं हो सकता। ये आपको मौलिक भेद करना होगा। तो इन्होंने कहा कि अगर इतनी एक्टिविटी, जो ये उपरोक्त एक्टिविटी है, अगर इतनी एक्टिविटी कहीं पर दिखाई पड़ती है, तो हम लोग नव प्रवर्तन की प्रक्रिया को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये नव प्रवर्तन की प्रक्रिया को माना जाएगा। तो नव प्रवर्तन की प्रक्रिया वास्तव में ये इतने पॉइंट्स एग्जाम्स में आते हैं और इसमें से एक विकल्प हटा दिया जाता है, कह दिया जाता है निम्न में से कौन सा नव प्रवर्तन के अंतर्गत स्वीकार नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई नया यंत्र यानी मशीन हम एक्सेप्ट करते हैं, या मान लीजिए कोई आविष्कार होकर के आती है, लेकिन उसको हम लोग अपना लेते हैं, आविष्कार भी हो सकती है, लेकिन उसको अपनाना सबसे बड़ी बात होती है कि उस तकनीक को हम अपना रहे हैं, वो नव प्रवर्तन होगा। तो आविष्कार अगर कोई अमेरिका में कोई हुई, इंग्लैंड में कोई हुई मशीन, लेकिन अगर हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो ये इनोवेशन की प्रक्रिया को माना जाएगा। आविष्कार ये पार्ट अलग है, आविष्कार तो हुआ ये तो है, लेकिन उसको अपनी उत्पादन प्रक्रिया में स्वीकार करना इनोवेशन माना जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नए वस्तु का उत्पादन करना, ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देना जो आपके लिए नया हो। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सी चीजें होती हैं जो मार्केट में नई नई चीजें लॉन्च होती जाती हैं और आपको लगा करता है कि वास्तव में ये बहुत ही कंफर्टेबल है और ये हमारे लिए बहुत यूनिक चीज मिल गया है। तो आप कहते हो अगर नई वस्तु मार्केट में देख लेते हो तो कहते हो ये नव प्रवर्तन के अंतर्गत है और उसकी बाजार तेजी से बनता आपने देखा होगा। किसी नवीन प्रविधि, नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना और नवीन प्रविधि को अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो वो नव प्रवर्तन के अंतर्गत माना जाएगा। तो इस प्रकार जो होता है हमारा नव प्रवर्तन जो होता है, नई विधियों को स्वीकारना, वो नव प्रवर्तन के अंतर्गत स्वीकार किया जाएगा। वर्तमान वस्तुओं के लिए नए बाजार का विकास करना, अगर हम नया कोई बाजार, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक बार एक व्यक्ति था, वो फुटवियर यानी चप्पल जिसको कहते हो ना, फुटवियर की जो चप्पल था, उसके लिए प्रमोशन के लिए अफ्रीका के बाजार में जाता है। अफ्रीका के बाजार में जाता है और अफ्रीका के बाजार में वो जाता है और देखता है कि अफ्रीका के बाजार में क्या इस चप्पल की डिमांड है। वो अफ्रीका इसलिए गया ताकि वो अपने मतलब अफ्रीका के बाजार में चप्पलों को बेच सके। तो अफ्रीका के बाजार में वो जाता है और अफ्रीका के बाजार में किसके लिए, फुटवियर का मार्केट ढूंढता है, फुटवियर का मार्केट ढूंढता है कि क्या यहाँ पर है। तो वहां पर अपने मैनेजर को रिपोर्ट देता है, मैनेजर को, कि वास्तव में वहां के लोग तो चप्पल ही नहीं पहनते हैं। ठीक है, चप्पलें नहीं पहनते हैं, तो अर्थात मुझे लगता है कि यहाँ पर मार्केट नहीं होगी। जब लोग चप्पल नहीं पहनते हैं तो यहाँ पर मार्केट नहीं होगी। तो वो मैनेजर जो था उसने बात रखी उद्यमी को, उद्यमी से कि यार ऐसी बात है कि जहां पर हमने अपने एजेंट को भेजा था वहां पर कोई लोग चप्पल नहीं पहनते, तो वहां पर हमारे लिए मार्केट ढूंढना प्रॉब्लम करेगा। तो उद्यमी ने देखिए यहीं पर साहस लिया और उसने अपने एजेंट को फोन किया, एजेंट से कहा कि एक काम करो, आप चप्पल पहन करके मार्केट में जाया करो।
चप्पल पहन करके मार्केट में जाया करो और उनसे इसकी खूबियां बताया करो कि इसको पहनने से कितना कंफर्टेबल है, ठीक है, और खूब उन्हीं के सामने उछला करो। तो जब वहां के लोगों ने देखा कि यार ये तो चप्पल पहनने से उछलने से हमारे पैर में नहीं लगता है, तो अचानक वो लोग उस चप्पल की डिमांड करने लगे, चप्पल की डिमांड करने लगे और उद्यमी ने मैनेजर की सहायता से वहां पे चप्पलों को बेचने लगा। और उद्यमी ने मैनेजर से कहा कि देखिए एक मेरे लिए बहुत बड़ा जो फुटवियर का मार्केट है वहां पे तैयार हो गया, वहां के लोग नहीं पहनते थे, मैंने उनको आदत डाली और आदत डालने के परिणाम स्वरूप अब देखना कि हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट रेडी हो गया। तो ये वास्तव में क्या कहलाएगा, ये इनोवेशन कहलाएगा कि आपने एक बहुत बड़ा बाजार अपने प्रोडक्ट के लिए एक बाजार आपने सर्च कर लिया। तो इस बाजार को हम लोग इनोवेशन कहेंगे कि आपने लोगों को आदत डला दिया है, लोगों को आदत डला दिया, तो वास्तव में ये बाजार डेवलपमेंट हो गया और अर्थव्यवस्था में वहां के लोगों ने चप्पलों को स्वीकार कर लिया है। तो इस प्रकार से एक नया बाजार अगर आप बनाते हो, एक नया बाजार आप स्वीकार करते हो, तो वास्तव में ये इनोवेशन माना जाएगा। दूसरा मैं इनोवेशन का एग्जांपल देना चाहूंगा, सूरत है। सूरत में कई लोग हमारे यहाँ से काम करते हैं। सूरत, यहाँ पर आपने देखा होगा साड़ी प्रिंटिंग का काम होता है, साड़ी प्रिंटिंग का काम होता है और साड़ी की जो डिजाइन होती है वो वास्तव में डिजाइनिंग पर ही साड़ियां बिकती है। आपने देखा होगा मार्केट में ये डिजाइन अगर बेस्ट है, कलर कॉम्बिनेशन उसका बेस्ट है, तो शायद आपने देखा होगा मार्केट में साड़ियां वुमेन्स द्वारा बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं और साड़ियां बहुत ज्यादा बिकती हैं। तो वहां पर जो साड़ियों का डिजाइनर है, वो डिजाइनर वास्तव में एक कंपनी में काम न करके कई कंपनियों में काम करता और वो एक बार डिजाइन निर्धारित करने का 3 लाख रुपए तक चार्ज कर देता है। एक बार जाता कंपनी पर, कंपनी में जाने के बाद एक डिजाइन को डिटरमाइन करता, कलर कॉम्बिनेशन को डिटरमाइन करता है और मार्केट को वो क्या कहते हैं कंपनी को ऑर्डर करता है कि एक काम करो, ये डिजाइन को एक पर्टिकुलर एक निश्चित डिजाइन को निर्धारित कर देता है और निश्चित डिजाइन के साथ एक कलर कॉम्बिनेशन बना देता है, उस कलर कॉम्बिनेशन का निर्धारण कर देता है और उसका चार्ज वो करता है 3 लाख रुपए। तो जो वहां का डिजाइनर होता है वो ए कंपनी में डिजाइन निर्धारित कर देता है, बी कंपनी में डिजाइन निर्धारित कर देता है, सी कंपनी में डिजाइन निर्धारित कर देता है, डी कंपनी में डिजाइन निर्धारित कर देता है। यानी सारी कंपनियों में हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जाता और निर्धारित डिजाइन करके कलर कॉम्बिनेशन करके वो वापस चला आता और जिसके परिणाम स्वरूप पूरे महीने या 2, 4, 6 महीने कंपनियां क्या करती हैं, इस पर वर्क करती हैं और ये साड़ियां मार्केट में उतारती रहती है और साड़ियां मार्केट में खूब बिकती रहती है। तो वास्तव में जो ये डिजाइन करता है, ये डिजाइनिंग का काम हम लोग इनोवेशन के अंतर्गत लेंगे कि आपने ऐसा चीज मार्केट में उतारा जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तो इस प्रकार ये इनोवेशन की प्रक्रिया को के अंतर्गत स्वीकार किया जाएगा। तो इनोवेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत क्यों स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि आपने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जो लोगों को पसंद आता। फिर ये डिजाइनर क्या करता, जैसे कंपनी रिपोर्ट करती कि अब मार्केट में साड़ियों की डिमांड कम हो गई है, अब लोग कम पसंद कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, फिर जाता है और सारी कंपनियों के लिए एक नया डिजाइन और नए कलर कॉम्बिनेशन निर्धारित कर चलाता है। तो उसका चार्ज अलग अलग है कंपनी के लिए। हर जो 2 दिन जाता महीने में उसका चार्ज 3 लाख रुपए मिनिमम और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। तो ये डिजाइनर जो होता है, डिजाइनर ना होकर के एक प्रकार का इनोवेटर है जो रिस्क लेता है। अगर किसी कंपनी साड़ी प्रोडक्ट ना बिका तो समझ जाइए इतना बड़ा इसके पास रिस्क होता है और ये रिस्क फैक्टर को उठाता है, इसलिए इसके पास इतना अधिक चार्ज करता है। तो इकोनॉमी में इस प्रकार की एक्टिविटी अगर हमको दिखाई पड़ती है तो ये इनोवेशन के अंतर्गत होगी। तो हम लोगों ने निश्चित कर लिया कि आपको फिर से बताएं कि अर्थव्यवस्था में अगर इनोवेशन की प्रक्रिया होती है, इनोवेशन की प्रक्रिया होती है तो हम लोग कहेंगे अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र का यही कारण है। ये इनोवेशन ही व्यापार चक्र का मुख्य कारण है। आपको फिर से बता दूं कि इनोवेशन के अंतर्गत क्या क्या आएगा। सबसे पहले आता है नई वस्तु का प्रचलन। नई वस्तु अगर मार्केट में आ जाती है तो हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में इनोवेशन हो गया है। दूसरा चीज हम लोग क्या कहेंगे, सेकंड हमारे पास है उत्पादन की नई विधि। उत्पादन की नई विधियों को अगर हम लोग स्वीकार कर लेते हैं तो हम लोग कहेंगे इनोवेशन हो रहा है।
तीसरा हम लोग करते हैं नया बाजार ढूंढना या खोजना। नया बाजार ढूंढना, अभी मैंने साउथ अफ्रीका का एग्जांपल दिया, ये नया बाजार जो होता ये इनोवेशन के अंतर्गत आएगा। चौथा हमारे पास होता है कच्चे माल के नए स्रोत का पता लगाना। कच्चे माल के नए स्रोत का पता लगाना ये इनोवेशन प्रक्रिया के अंतर्गत स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि जब कच्चे माल का नया हम स्रोत पता लगाते हैं तो कच्चे माल का नया स्रोत जो होता है वो इनोवेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। तो ये हमारे पास जो कच्चे माल का नया स्रोत है ये इनोवेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। ठीक है, और आपके पास है पांचवा पॉइंट जो होता है आपका फिफ्थ पॉइंट जो होता है, फिफ्थ पॉइंट के अंतर्गत आपने देखा होगा नए संगठन को अमल में न लाना। नए संगठन को यानी आप कोई संगठनात्मक सुधार कर रहे हो, नए संगठन को अगर आप अमल में ला रहे हो तो ये नया ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है आपका, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनोवेशन के अंतर्गत माना जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग देख रहे हैं कि वास्तव में इकोनॉमी में अगर इस प्रकार की एक्टिविटी एक्सेप्ट की जा रही है, हम लोग देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में अगर इस प्रकार की एक्टिविटी को एक्सेप्ट किया जा रहा है तो हम लोग इनोवेशन के अंतर्गत इसे स्वीकार करते हैं। तो इनोवेशन वास्तव में अगर नया यांत्रिक आविष्कार अपनाते हैं, नई वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उत्पादन के किसी नई तकनीक का प्रयोग करते हैं, वर्तमान वस्तुओं के लिए नए बाजार का विकास करते हैं, वर्तमान व्यवसायिक उपक्रम में कच्चे माल के नए स्रोत का पता लगाते हैं, नए प्रकार के कच्चे माल का विकास किया जाता है, व्यवसायिक संगठन में परिवर्तन किया जाता है, नए रूप का हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए बैंकिंग सुविधा को हमने लॉन्च कर दिया है, हम लोग ने क्या किया कि मार्केटिंग सुविधा को नया लॉन्च किया। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजिंग आपका ऑर्गेनाइजेशन में कोई परिवर्तन आता है तो उसे भी हम लोग वास्तव में इनोवेशन के अंतर्गत लेंगे, और व्यवसायिक प्रबंधन में नवीन विधियों का प्रयोग करते हैं, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, तो उसे भी हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में वास्तव में इनोवेशन की प्रक्रिया हुई है। तो प्रोफेसर शुम्पीटर ने कहा कि अर्थव्यवस्था में जो नव प्रवर्तन तथा आविष्कार में मौलिक भेद है। आविष्कार से अभिप्राय किसी नई वस्तु को खोज से होता है, लेकिन नव प्रवर्तन का किसी नई चीज के व्यवहार में लागू करने से होता है। अगर मान लीजिए नई मशीन इंटरनेशनल लेवल पर वस्तु पर खोजी गई, वर्ल्ड लेवल पर, लेकिन अगर हम उसको इंडस्ट्रियल रूप में ज्यादा से ज्यादा अप्लाइड कर करके उत्पादन करने लगेंगे तो वास्तव में वो इनोवेशन होता है। इनोवेशन उसको व्यवहार में लागू करना, अपनाना ही इनोवेशन होता है। लाभ को बढ़ाने अथवा तीव्र प्रतियोगिता के अंतर्गत उस दर को बनाए रखने की आशंका से व्यावसायिक नव प्रवर्तन को प्रोत्साहित करते हैं। अर्थात पूंजीवादी देशों में अर्थव्यवस्था में नव प्रवर्तन अनिवार्य रूप से क्या होते रहते हैं। तो कैपिटलिस्टिक देश में अगर अर्थव्यवस्था में आप प्रतियोगिता में बने रहना चाहते हैं तो प्रतियोगिता में बने रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रतियोगिता बहुत ज्यादा होती है, तो पूंजीवादी देशों में प्रतियोगिता में बने रहने के लिए आपको नव प्रवर्तन करना अनिवार्य है। यह प्रोफेसर शुम्पीटर ने अपने सिद्धांत में प्रस्तुत किया। अब देखिए, अब इस सिद्धांत के आगे हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में नव प्रवर्तन व्यापार चक्र को जन्म देता, इस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नव प्रवर्तन को किस प्रकार से जन्म देता है, इस पर हमारा बेसिक पॉइंट है। तो शुम्पीटर बताते हैं कि नव प्रवर्तन की जो प्रक्रिया होती है वो अर्थव्यवस्था में सदैव उद्यमी अपनाता है, ना कि अन्य। यानी उद्यमी जो होता है वो वास्तव में इनोवेशन की प्रक्रिया को
एक्सेप्ट करता है और कंपनी में लागू करता है, व्यवहारिक रूप से अपनाता है। तो इन्होंने कहा कि जो उद्यमी होता है वो साधारण प्रतिभा का व्यक्ति नहीं होता है कभी भी, वो उसके अंतर्गत जो प्रतिभाएं होती है वो कभी भी साधारण नहीं होती है। यानी उद्यमी एक जो रिस्क टेकर होता है, वो रिस्क टेकर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हरदम नया करने की सोचता है, और ये जो नया करता है इसी को हम लोग इनोवेशन के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार वो भविष्य के अनुरूप नए प्रोडक्ट, नया मार्केट, नया कच्चा माल, नई तकनीक के माध्यम से अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयां प्रदान करता रहता है। तो इसमें मेजर रोल जो होता है इनोवेशन के साथ जो होता है मेजर रोल, वो आपका होता है एंटरप्रेन्योर का, उद्यमी का मेजर रोल माना जाता है कि इनोवेशन जब अर्थव्यवस्था में होता है तो इनोवेशन करने का काम उद्यमी का होता है, और उद्यमी कभी भी साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होता है जो अपनी कंपनी में नया उत्पाद लाता रहता है, नया प्रविधि लाता रहता है, नई तकनीक को लाता रहता है, नया आपका कच्चा माल लाता रहता है, कच्चा माल नया नया लाता रहता है, आपका पास नया बाजार लाता रहता है। इस प्रकार का इनोवेशन का कार्य करता रहता है ताकि उसके कंपनी को लगातार बेनिफिट मिलता रहे। अब देखिए, उद्यमी में इनोवेशन के साथ साथ एक कॉम्बिनेशन होना और अधिक इंपॉर्टेंट है, और वो है बैंक साख। अगर इनोवेशन के साथ बैंक साख मिल जाए, क्योंकि याद रखना इनोवेशन एक आसान प्रक्रिया न होकर के एक जटिल कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है, और इस जटिल प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए बैंक साख का होना अनिवार्य है। अगर बैंक आपको इनोवेशन के लिए सपोर्ट नहीं करता तो शायद इनोवेशन आपको करना बहुत अधिक प्रॉब्लम कर सकता है। तो बैंक साख के साथ ही इनोवेशन का कॉम्बिनेशन पूरा होता है। तो अर्थात बैंक आपको लोन देता है कि एक काम करो, नया उत्पादन के लिए मैं लोन दे रहा हूँ, नए प्रकार की प्रविधि लगाने के लिए मैं लोन दे रहा हूँ, नए कच्चे माल को लगाने के लिए मैं लोन दे रहा हूँ। आपको याद है कि अमिताभ बच्चन जी ने अपना एक एबीसी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी खोली थी, और उन्होंने उस पर बैंक साख में जब उनकी फिल्म नहीं चली तो उनको पास लोनिंग नहीं थी, परिणाम स्वरूप बहुत अधिक मात्रा में उनको क्या हुआ, प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, तो बैंक साख का जो रोल होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है इनोवेशन प्रक्रिया में, क्योंकि इनोवेशन को एक्सेप्ट करना, क्योंकि इनोवेशन एक छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं होती है। आप पूरी कंपनी की तकनीक को परिवर्तित करना चाहते हो, एक नया उत्पाद लाना चाहते हो, तो उसके अंतर्गत बैंक अगर आपके साथ है और बैंक आपको फाइनेंस कर रहा है तो शायद ये इनोवेशन करना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो बैंक साख का प्रोफेसर शुम्पीटर ने अपने सिद्धांत में महत्वपूर्ण रोल को एक्सेप्ट किया कि बैंक का बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रोल होता है, और अगर बैंक साख प्रसार करता है और आपके को साख प्रदान करता है तो शायद आप इनोवेशन की प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हो। क्योंकि अर्थव्यवस्था में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन्वेस्टमेंट के साथ जोखिम रहेगा कि आपने पूरी कंपनी की प्रवृत्ति को चेंज कर दिया, मशीनों को चेंज कर दिया, और अगर आपका ये रिस्क है तो रिस्क को कौन लेगा, बैंक साथ लेगा। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में जब भी इनोवेशन होता है तो इनोवेशन ही इकोनॉमी में क्या करता है, बैंक साख के द्वारा ही संपन्न होता है। दूसरा इन्होंने बात बताई कि अगर अर्थव्यवस्था में आप इनोवेशन नहीं करते हो, तो इनोवेशन नहीं करने हो तो आप केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त करोगे। अगर आप कुछ नया नहीं करते हो तो केवल सामान्य लाभ प्राप्त करोगे, और एक प्रकार का सर्कुलेशन पाथ आपका रहेगा। आप क्या करोगे, वस्तुओं को उत्पादन करोगे, वस्तुओं के एक नॉर्मल बाजार मांग रहेगी, उस बाजार में आप बेचोगे, उससे आप इनकम पाओगे, उस इनकम से री इन्वेस्टमेंट करोगे। तो आप उत्पादन करोगे, नॉर्मल उत्पादन करोगे, आपके वस्तु का प्राइस भी सामान्य मूल्य रहेगा। सामान्य मूल्य का मतलब एक नॉर्मल प्राइस जो कहते हैं सामान्य लाभ को प्रदान करेगा, तो सामान्य मूल्य रहेगा, और उस मूल्य से आप टोटल रेवेन्यू प्राप्त करोगे, और इस टोटल रेवेन्यू में आपका सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट ऐड रहेगा, और नॉर्मल प्रॉफिट सबसे मतलब एक प्रकार का सर्कुलेशन चालू रहेगा। बट आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कभी नहीं मिलेगा अगर आप इनोवेशन नहीं करते हो। आप कोई शॉप खोलते हो या आप कोई ऐसी एक्टिविटी अपनाते हो तो वृत्ति प्रवाह चालू तो रहेगा, यानी सब कुछ एक्टिविटी चालू तो रहेगी, है तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इनोवेशन के अभाव में आपको केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होंगे, और आप एक नॉर्मल एक्टिविटी को
संपन्न करते रहोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप नई तकनीक इनोवेशन की प्रक्रिया को अपना लेते हो तो इनोवेशन की प्रक्रिया को अपनाने के परिणाम स्वरूप आपका सामान्य लाभ असामान्य लाभ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो जो व्यक्ति इनोवेशन या जो फर्म जो ये उद्यमी इनोवेशन की प्रक्रिया को अपना लेता, इनोवेशन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बाजार में उस वस्तु की मांग अचानक तेज बढ़ जाती है। जब बाजार में मांग तेज बढ़ जाती है क्योंकि इनोवेशन है, आपको लगा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। ठीक है, आपने देखा होगा जब शुरू में इनोवेशन हुआ था और स्मार्टफोन लॉन्च हुए थे तो उनकी मांग अचानक बाजार में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जब उनकी मांग बाजार में अचानक ज्यादा बढ़ गई थी तो अन्य कंपनियों द्वारा स्मार्टफोन न बनाए जाने के कारण इसके प्रोडक्ट का आपने देखा होगा प्राइस भी ज्यादा रहा होगा। ठीक है, परिणाम स्वरूप एक फर्म या उद्यमी ने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट खूब कमाया। ठीक है, अन्य कुछ कंपनियां मार्केट में आई और उन्होंने स्मार्टफोन बनाना चालू किया और स्मार्टफोन बनाने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था में डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई कम थी, माने 4-5 कंपनियां तो थी, उन्होंने स्मार्टफोन बनाना चालू किया लेकिन कंपनियों में उतनी पूर्ति नहीं थी जितनी अधिक आवश्यकता मार्केट में थी। परिणाम स्वरूप सारी कंपनियों ने क्या किया, अर्थव्यवस्था में खूब ढेर सारा प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाया और हमारे इकोनॉमी में हम लोग तेजी की अवस्था में तेजी से चलने लगे। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, एक क्रम से देखते हैं। क्रम से देखने का तात्पर्य होता है कि जब अर्थव्यवस्था में इनोवेशन का जो कार्य होता है, इनोवेशन का कार्य अधिकतर पहला उद्यमी या कोई एक उद्यमी चालू करता है और वो अपनी कंपनी में इनोवेशन का काम करता है, इनोवेशन लगाता है, इनोवेशन कर देता अपनी कंपनी में। इनोवेशन करने के परिणाम स्वरूप उस कंपनी का प्रोडक्ट की बाजार में मांग तेजी से बढ़ती है और जब मांग तेजी से बढ़ती है तो उसके प्रोडक्ट का प्राइस भी तेजी से बढ़ जाता, आपने देखा होगा। जिसके परिणाम स्वरूप प्राइस तेजी से बढ़ने से वो इकोनॉमी में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तेजी से कमाता है और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तेजी से कमाने के परिणाम स्वरूप इस मांग को पूरा करने के लिए इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करता है, इकोनॉमी में नेशनल इनकम बढ़ती है, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, आपने देखा। तो इस प्रकार जब इनोवेशन होता है तो इनोवेशन के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में एक छोटी लहर का जन्म होता है, एक छोटी सी लहर का, क्योंकि अभी एक उत्पादक है। जब एक उत्पादक से एक छोटी सी लहर का जन्म होता है और कुछ ऐसी एक लहर आपके सामने दिखाई पड़ती है तो अर्थव्यवस्था में उस कंपनी का तेजी से इनकम, एम्प्लॉयमेंट या प्राइस एंड प्रॉफिट तेजी से बढ़ता है। लेकिन जब कोई एक व्यक्ति इनोवेशन की प्रक्रिया को अपनाता तो अन्य व्यक्ति, अन्य फर्में उस इनोवेशन को एक्सेप्ट करने लगती है। क्यों? क्योंकि वो भी एक्सेप्ट करती है क्योंकि वो भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में सभी अन्य फर्में टिड्डी दल की तरह टूट पड़ती है। टिड्डी दल शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। ठीक है, टिड्डी दल की तरह इस पर टूट पड़ती है और इस नव प्रवर्तन को सभी कंपनियां अपनी, सभी तो नहीं एक्सेप्ट कर पाती पूरे मार्केट में, लेकिन अन्य कुछ फर्मों द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में डेल्टा आई का मान तेजी से बढ़ता है। जब डेल्टा आई का मान तेजी से बढ़ता है तो उसके परिणाम स्वरूप डेल्टा वाई का मान, क्योंकि गुणक का मान धनात्मक होता है, गुणक का मान धनात्मक बढ़ता है, जिससे डेल्टा वाई का मान तेजी से बढ़ता है और अर्थव्यवस्था में एक बड़ी द्वितीयक लहर का जन्म होता है। व्यापार चक्र में कुछ ऐसे द्वितीयक बड़ी लहर का जन्म होता है क्योंकि अन्य सभी फर्मों ने इस इनोवेशन की प्रक्रिया को स्वीकार किया और अर्थव्यवस्था में क्या किया, उन्होंने इनोवेशन के माध्यम से क्या हुआ, उत्पादन को बढ़ाया। तो ये जो द्वितीयक लहर होती है, ये द्वितीयक लहर के अंतर्गत सारी अन्य फर्मों ने उस इनोवेशन को स्वीकार कर लिया। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में एक माहौल बन जाता है। अर्थव्यवस्था में डेल्टा आई का मान तेजी से बढ़ता है और अर्थव्यवस्था में एम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ता है, इकोनॉमी में प्राइस लेवल तेजी से बढ़ता है, इकोनॉमी में सुपर नॉर्मल तेजी से बढ़ता है। तो अब आप याद रखिए, तो इनोवेशन की प्रक्रिया एक व्यक्ति से चालू हुई, एक फर्म द्वारा इनोवेशन के लिए
तो प्रथम लहर जो होती है वो जब कोई एक फर्म इनोवेशन की प्रक्रिया को अपनाती है तो प्रथम लहर होती है, और एक फर्म आप जानते हो इकोनॉमी में ज्यादा अधिक इम्पैक्ट नहीं डालती है तो परिणाम स्वरूप उस जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है और उसके प्रथम फर्म के सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अन्य फर्म में उसमें टिड्डी दल, जैसे टिड्डी दल होते हैं खेत में कूद पड़ती है, उसी प्रकार अन्य फर्में मार्केट में कूद पड़ती है और वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या करती है, उस इनोवेशन को एक्सेप्ट करती है, जिससे अर्थव्यवस्था में हाई लेवल पर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, हाई लेवल पर आपका कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, हाई लेवल पर इनकम बढ़ता है और हमको व्यापार चक्र की द्वितीय लहर का जन्म वहीं पर होता है जो बहुत बड़ी लहर होती है और ये आपकी तेजी की अवस्था को दर्शाता है। तो यानी प्रथम लहर द्वितीय लहर को जन्म देती है शुम्पीटर के नवप्रवर्तन के सिद्धांत पर, और इसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में देखिए एक तरफ तो बैंक ने, अब बैंक का रोल देखो, बैंक ने अभी तक एक व्यक्ति को साख दिया था, किस व्यक्ति को दिया था, प्रथम लहर वाले को। अब ये सारी कंपनियां कह रही हैं, बैंक के पास जाती हैं और बैंक से कहती है कि हमको साख प्रोवाइड करो ताकि हम इस इनोवेशन को प्रक्रिया को अपना सकें। तो जब अर्थव्यवस्था में बैंक साख का प्रवेश होता है तो बैंक साख का प्रवेश, मैंने बताया कि साख बढ़ने का तात्पर्य होता है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ना। प्राथमिक और द्वितीयक जो होती है साख जन्म, द्वितीयक आपका डिपॉजिट, गोल्ड डिपॉजिट या डेरिवेटिव डिपॉजिट जन्म लेता है और अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाता है और मुद्रा के प्रवाह बढ़ने के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में प्राइस ऑफ कमोडिटी तेजी से बढ़ता है, क्योंकि फिशर ने कहा था कि अर्थव्यवस्था में जब अर्थव्यवस्था में प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ता है तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक प्रक्रिया को देखा कि अर्थव्यवस्था में जब डेल्टा एम का मान बढ़ेगा तो डेल्टा एम का मान बढ़ने से प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ेगा। तो एक तरफ इनोवेशन के कारण ऐसा हुआ और तो एक तरफ इनोवेशन के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में बढ़ता है मान। दीपक जी आपका वो ऑन है माइक, उसको थोड़ा बंद करिएगा। तो एक तरफ तो बैंक, एक इनोवेशन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट बढ़ता, उससे नेशनल इनकम इंप्रूव होती है, और दूसरी तरफ बैंक साख ने अपना रोल अदा कर दिया। वही हॉट्रे का सिद्धांत यहाँ पर फिर से काम करने लगा, हॉट्रे और हेयर का सिद्धांत भी इसमें सपोर्ट करने लगा, और प्रथम लहर के साथ ही साथ आपकी द्वितीय लहर तेजी से काम करने लगती है, और द्वितीय लहर तेजी से काम करती है जिससे अर्थव्यवस्था में बूम की स्थिति नजर आती है, और बूम की स्थिति क्या होती है, नजर आने के परिणाम स्वरूप अति आशावाद छा जाता है अर्थव्यवस्था में, सारी कंपनियां खुश हो जाती हैं, और इस कंडीशन को शुम्पीटर ने अति आशावाद की संज्ञा दी है। तो अर्थव्यवस्था में अब सट्टा सट्टा की एक्टिविटी तेजी से बढ़ती है और लोग तेजी से पैसा लगाना पसंद करते हैं। लेकिन हमने क्या बताया कि एक क्या कहते हैं, पक्वनावधि आ जाती है, जो आपको कहते हैं गेस्टेशन पीरियड हो जाता है। कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आ जाता है जब हम फुल कहते हैं ओवर एम्प्लॉयमेंट के पीक पॉइंट पर आ जाते हैं, और एक जहां पर क्या होता है, अब सभी लोगों पर ये इनोवेटिव वाली वस्तुएं सबके पास आ जाती हैं, तो अर्थव्यवस्था में अब लाभ कम हो जाएगा। याद रखना, जब स्मार्टफोन सभी के पास आ जाएंगे तो इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम क्या, स्थिर हो जाएगी। तो जैसे ये डिमांड स्थिर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था में बूम पॉइंट कहते हैं, यानी सबसे ऊपर बिंदु आ जाते हैं जहां पर इकोनॉमी में अब ग्रोथ कांस्टेंट हो जाती है, डिमांड कांस्टेंट हो जाती है, और इनोवेशन का जो प्रभाव होता है वो प्रभाव स्थिर हो जाता, ये कहीं ना कहीं टाइम आ जाता है। अब इसके बाद अर्थव्यवस्था में इनोवेशन का परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अब जब सारी कंपनियां टिड्डी दल की तरह टूट पड़ेंगी, तो आप समझ रहे हो कि पहले जब एक फर्म उत्पादन कर रही थी तो वो मोनोपोली थी। जब इनोवेशन की एक फर्म ने प्रक्रिया अपनाया तो वो क्या थी, मोनोपोली थी।
जब वो मोनोपोली थी तो आपको मैं बता दूं कि मोनोपोली फर्म होती है जो सबसे ज्यादा प्राइस लेती है और उसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन जब अन्य फर्में, अदर फर्में जो होती है वो टिड्डी दल की भांति जब टूट पड़ेंगी, टिड्डी दल की भांति टूट पड़ेंगी, तो उसके परिणाम स्वरूप अब एक से अधिक फर्में हो गई। जब एक से अधिक फर्में हो गई और सभी उत्पादन करने लगती है तो प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या हो जाएगी, कुछ दिन बाद कम होने लगेगी और कम होने लगेगी, जिससे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कम होता चला जाएगा और अंत में ये नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा और अर्थव्यवस्था में ये एक सामान्य वृत्ति प्रवाह पे फिर से हम आ जाएंगे। वही वृत्ति प्रवाह जो इससे पूर्व मैंने बताया था कि अर्थव्यवस्था एक नॉर्मल रूप से सर्कुलेट होती है और जहां पर केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट पर हम लोग आ जाएंगे और अर्थव्यवस्था में अब लोग क्या करते हैं, मांग कम हो जाएगी, इनोवेशन आपका जो उसका इफेक्ट था, इनोवेशन का इफेक्ट वो समाप्त हो जाएगा और अर्थव्यवस्था में आपकी वस्तु की डिमांड लगातार अब कम होती चली जाएगी, क्योंकि लोग उस वस्तु की आदत तो पड़ गई है लेकिन अन्य उत्पादकों ने उस लाभ को डिवाइड कर दिया है। परिणाम स्वरूप मार्केट में डिमांड कम होती चली जाएगी और लोग अन्य वस्तुओं से इसको सब्स्टिट्यूट करने लगेंगे। आप कहेंगे एक काम करते हैं, इस स्मार्टफोन को ना लेकर के चलिए दूसरा ले लेते हैं कोई, तो परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में हम लोग डिक्लाइन करते चले जाएंगे और हमारा जो मेन पॉइंट था, मेन पॉइंट से हम लोग नीचे की ओर गिरना चालू करेंगे। अब लगातार वस्तुओं का मूल्य कम होता चला जाएगा और आपको काफी बुरी कंडीशन का भी सामना करना पड़ सकता। अगर आपने इनोवेशन की प्रक्रिया को नहीं अपनाया तो आप अवसाद की स्थिति में भी जा सकते हैं और अवसाद की स्थिति का तात्पर्य यह होता है कि अर्थव्यवस्था में आप इतने नीचे चले जाएंगे कि आपकी कंपनी को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। सर्वाइव का तात्पर्य यह होता है कि अब आपके पास इतना अधिक पैसा नहीं मिलेगा कि आप सर्वाइव कर सकें और सर्वाइव का मतलब यह होता है कि अगर आपकी कंपनी को पुनः इनोवेशन की आवश्यकता पड़ गई है, आपको पुनः वास्तव में इनोवेशन के लिए आपको फिर से इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता को इकोनॉमी बता रही है। तो अगर आप इनोवेशन की प्रक्रिया को पुनः आप एक्सेप्ट नहीं करते, अगर आप इनोवेशन की प्रक्रिया को आप पुनः नहीं स्वीकारते हैं तो आप लॉस में जाना प्रारंभ कर देंगे। तो शुम्पीटर ने कहा कि अगर कोई कंपनी लॉस में होती है या लॉस में चली जाती है, यानी उस कंपनी की कंडीशन खराब होती चली जाती है, तो उसका एकमात्र कारण है कि आप अपनी कंपनी में नव प्रवर्तन का कार्य नहीं जारी रह रहे हो, नव प्रवर्तन का कार्य आपने ठप कर दिया है। तो एक कंपनी लॉस में तभी आएगी या डिप्रेशन में तभी आएगी जब नव प्रवर्तन की प्रक्रिया आपके द्वारा समाप्त कर दी जाएगी, अर्थात आप कंपनी में कुछ ऐसी एक्टिविटी को नहीं संपन्न कर रहे हो जो आपकी कंपनी को सरवाइव करने के लिए आवश्यक है, जिसके परिणाम स्वरूप ये पूंजीवाद है और पूंजीवाद में प्रतियोगिता ज्यादा होती है और ये प्रतियोगिता आपको समाप्त करने पर तुली रहती है। तो अगर आपकी कंपनी को सरवाइव करना है, अगर आपकी कंपनी को सरवाइव करना, तो इस सर्वाइवल को मेंटेन रखने के लिए आपको इनोवेशन की प्रक्रिया को भी मेंटेन रखना पड़ेगा। ये प्रोफेसर शुम्पीटर ने अपने सिद्धांत में प्रस्तुत किया। तो उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में क्या होता, जब क्या होता है, इनोवेशन के कारण इनोवेशन का प्रभाव समाप्त हो जाता तो प्राइस ऑफ कमोडिटी कम होने लगती है और साथ ही साथ बैंक अपने लोन को वापसी करने के लिए आप पर दबाव डालते हैं। तो यहाँ से आपकी कंडीशन जन्म लेती है। कहां से? यहाँ से आप अवसाद की कंडीशन में आना चालू हो जाते हैं, यानी आप ये फुल एम्प्लॉय पॉइंट से एवरेज से जब नीचे की ओर कंडीशन आएंगे तो यहाँ पर पहले तो प्राइस ऑफ कमोडिटी कम है, दूसरा बैंकों ने अपना लोन वापस मांगना चालू कर दिया। तो इसलिए आप एवरेज से नीचे भी आ सकते हैं और पूंजीवाद ही आपके विनाश का कारण बन जाएगा। पूंजीवाद ही आपके विनाश का कारण बन जाएगा, अर्थात आप क्या करते हैं, मार्केट में सरवाइव नहीं करेंगे और अर्थव्यवस्था में लगातार मंदी का आप शिकार होते चले जाएंगे। तो इस प्रकार इन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में जो
आपका नवप्रवर्तन है, वो नवप्रवर्तन की प्रक्रिया अगर आप इस मिनिमम पॉइंट पे पहुंच गए और पुनः आपने कोई नवप्रवर्तन कर दिया, कुछ नया कर दिया, तो आप फिर से ऊपर की ओर आपकी कंपनी उठने लगेगी, आपकी इकोनॉमी उठने लगेगी। तो उन्होंने कहा कि नवप्रवर्तन की प्रक्रिया को एक कंपनी को लगातार अपनाए रखना होगा और अन्य प्रतियोगी कंपनियां जब नवप्रवर्तन को स्वीकार कर लेती तो आपका नवप्रवर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको नवप्रवर्तन की प्रक्रिया टाइम टू टाइम आपको लगातार प्रारंभ करनी होगी। तो इस प्रकार शुम्पीटर का जो नवप्रवर्तन का सिद्धांत था, इन्होंने बताया कि नवप्रवर्तन का मुख्य कारण, नवप्रवर्तन ही व्यापार चक्र का मुख्य कारण है, अन्य कारणों से व्यापार चक्र नहीं होता है। और नवप्रवर्तन के अंतर्गत शुम्पीटर ने स्वीकार किया कि बैंक शाख का रोल बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है। बैंक जो शाख होता है, बैंक शाख क्या होता है, नवप्रवर्तन की प्रक्रिया को सजीव, एक प्रकार से एक्टिव, सक्रिय रूप प्रदान करता है। तो बैंक शाख के रोल को भी शुम्पीटर ने स्वीकार किया है। तो ये आपका था व्यापार चक्र का नवप्रवर्तन सिद्धांत, और इन्होंने अपने व्यापार चक्र के सिद्धांत में वही चारों स्टेज एक्सेप्ट किया जो वास्तव में एक व्यापार चक्र में चारों अवस्थाएं होती हैं। और उसका कारण इन्होंने हर जगह बताया कि नवप्रवर्तन का जब तक प्रभाव रहता है तब तक तो हम लोग तेजी की अवस्था में रहते हैं, और जैसे नवप्रवर्तन को सारी कंपनियों द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, सामान्य लाभ हमारे समाप्त हो जाते हैं, और सामान्य लाभ समाप्त होते ही अर्थव्यवस्था में हम लोग क्या करते हैं कि डिक्लाइन करने लगते हैं, रिसेशन के अंदर आ जाते हैं, और एक लेवल के बाद आपकी वस्तु का मूल्य भी कम होने लगता है, और अर्थव्यवस्था में बैंक अपने लोन की रिकवरी करने लगते हैं। तो हम लोग मंदी या अवसाद की अवस्था में आ जाते हैं। उस समय आपको आवश्यकता होती है कि आप नवप्रवर्तन करें, नहीं तो ये पूंजीवाद आपका विनाश कर देगा, और पूंजीवाद ही आपके विनाश का कारण बन जाएगा। तो इन्होंने अपने इस सिद्धांत में ये प्रस्तुत किया। ठीक है, अब आपके हो गए प्रश्न एंड उत्तर।